नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए अमरकांत जी की कहानी रिश्ता। अमरकांत जी की अन्य कहानी आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। नईम के आते ही रामानुज सिंह ने पहले अचकचाकर उसे गौर से देखा, लेकिन पहचानते ही उसकी धुंधली आंखों में एक विचित्र चमक आ गई। नईम ने सदा की तरह झुककर उनके पैर छुए। अरे नईम, तुम हो? कब आए बेटा? आओ बैठो, रामानुज सिंह ने खाट पर एक और खिसकते हुए कहा। भीतर अम्मा से मिलकर अभी आता हूँ मास्टर साहब, मैं आज ही आया हूँ। नईम जल्दी से घूमकर घर के अंदर चला गया। चूंकि उसके हाथ में मिठाई का एक डिब्बा और कागज का एक बड़ा पैकेट था, इसलिए वह संकोच कर रहा था। घर में घुसते ही रामानुज सिंह की पत्नी उसे मिल गई। उनको नमस्कार करके मिठाई के डिब्बे और पैकेट को पास में पड़ी खाट पर रखते हुए उसने पूछा, सीता और गीता कहाँ हैं? अरे यहीं तो थी। इसके बाद सीता और गीता को पुकारने के बाद वह बोली, अरे भैया तुम कैसे हो? नीरू 2 महीने पहले आई थी, तुम्हें बहुत पूछ रही थी। भैया तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगी। एक को पार के जरा इनकी भी चिंता करो बेटा। मास्टर साहब का तो शरीर अब थक गया, गठिया बड़ा परेशान कर रहा है, कहीं आना जाना मुश्किल हो रहा है, बैठे बैठे चिड़चिड़े भी बहुत हो गए हैं। अम्मा आप उपकार की बात तो ना कीजिए, अल्लाह चाहेंगे तो जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। हाँ भैया तुम बड़े अफसर हो, तुम्हें अच्छे अच्छे लड़के मिलते होंगे। मेहमान बाबू से भी कहा है, आजकल लखनऊ में हो ना? जी हाँ अम्मा। इतने में सीता और गीता दौड़ती हुई आई। भैया नमस्ते, भैया नमस्ते कहने के बाद वे हालचाल पूछने लगी। सीता की उम्र 20 के ऊपर रही होगी और गीता उससे करीब 2 वर्ष छोटी थी। निरुपमा यानी नीरू की तरह वे गोरी अवश्य थी, पर उतनी खूबसूरत नहीं थी। देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या लाया हूँ, नईम ने खाट की ओर इशारा करके कहा। भैया इसकी क्या जरूरत थी? सीता ने शर्माकर हंसते हुए कहा। तुम तो पुरखिन की तरह बात कर रही हो सीता, खोल कर देखो ना। सीता और भी शर्मा कर मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। फिर गीता ने आगे बढ़कर पैकेट खोला। उसमें सबके लिए कपड़ा था। मास्टर साहब के लिए धोती और कुर्ते का कपड़ा, उनकी पत्नी के लिए साड़ी और ब्लाउज तथा सीता और गीता के लिए कुर्ता सलवार के कपड़े। कपड़े सभी बहुत अच्छे थे, सभी बहुत प्रसन्न हुए। दुनिया बदल गई पर तुम जरा भी नहीं बदले। नहीं, हमें कोई लड़का तो नहीं, पर उसकी साथ तुमसे पूरी हो रही है। तुम बैठो ना। अरे सीता, तुम लोगों को लूर सहूर कब आएगा? भैया तभी से खड़े हैं, कुर्सी लाओ। गीता दौड़कर कुर्सी ले आई। नईम कुर्सी पर बैठकर सीता और गीता से उनकी पढ़ाई की बात पूछने लगा। सीता प्राइवेट एमए की परीक्षा देने वाली थी और गीता इंटरमीडिएट पास करके बीए में पहुंची थी। यह सुनकर नईम ने वादा किया कि शहर जाते ही वह उनके लिए किताबें भेज देगा। इसी समय मास्टर साहब रामानुज सिंह भी बाहर से भीतर आ गए। वह पैर में तकलीफ होने के कारण कुछ लंगड़ा कर चल रहे थे। नईम उनको देखते ही उठ खड़ा हुआ। मास्टर साहब ने एक और कुर्सी मंगाई। उधर मास्टर साहब की पत्नी उत्साहपूर्वक नईम के लिए हलवा, नमकीन और चाय बना रही थी। कपड़े देखकर मास्टर साहब की आंखें भर आईं। उनके पढ़ाए हुए कई लड़के अच्छे ओहदे पर थे, पर सभी उनकी बेहद इज्जत करते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को प्यार और धैर्य से पढ़ाया। वह भाषा और गणित पर बेहद जोर देते थे, क्योंकि जिस लड़के की ये दोनों चीजें मजबूत हो, वह लड़का जीवन में आत्मविश्वास कभी नहीं खोएगा, ऐसा उनका विश्वास था। वह हर चीज को इतना सरल करके पढ़ाते और लगातार उसी को दोहराते भी थे कि लड़के में पढ़ाई के प्रति स्वतः ही रुचि विकसित हो जाती थी। उन्होंने अनेक गरीब और कमजोर लड़कों की नींव पक्की की और विभिन्न प्रतिभाओं, संप्रदायों व जातियों के लड़कों में कभी भेद नहीं किया, और यही उनकी सफलता व सम्मान का रहस्य था। अरे नईम, उन्होंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैं तो एक मामूली अध्यापक हूँ। लड़कों को पढ़ाने के अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं रही, पर बेटा शरीर मेरा दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा है। रिटायर होने के बाद भी मैंने कितनों को घर पढ़ाया, पर ए भैया अब मुझसे नहीं होता। इसी का मुझे बहुत अफसोस है। संतोष मुझे इसी बात का है कि मेरे शिष्यों में तुम्हारे जैसे लोग हैं जो हमारे देश और समाज का माथा ऊंचा करेंगे। मास्टर साहब दूसरी ओर मुंह करके हंस पड़े, एक ऐसी हंसी जो अपनी मजबूरी के एहसास और स्वीकृति से ही संभव है। मास्टर साहब के स्वभाव में यह कभी नहीं रहा। उनका लहीम शहीम शरीर, उनका धीर गंभीर स्वभाव और उनका आत्मविश्वास
दूसरों में अद्भुत शक्ति उत्पन्न करता था। आर्थिक रूप से वह बहुत अच्छे नहीं रहे, पर उन्होंने जो कुछ मिला सदा उसी पर संतोष किया। अब उनके चेहरे पर झुर्रियों और लकीरों का जाल सिमट आया है। उनका शरीर झुक गया और बेहद ढीला पड़ गया है। नईम ने उनको देखकर अपना सिर झुका लिया, उसकी आंखें भर आई। उसके बाद सभी एक साथ चाय पीते हुए देर तक बातें करते रहे, गांव की पुरानी बातें और इस समय जो कुछ हो रहा है। बीच बीच में निरुपमा, उसके पति और उसकी ससुराल की बातें छिड़ जाती। मास्टर साहब और उनकी पत्नी दोनों ही दामाद और निरुपमा की ससुराल वालों से बेहद संतुष्ट थे। नईम वहां से उठा तो गांव के लोगों से मिलने गया। सभी उसे देखकर बेहद खुश हुए। नईम ने गांव का नाम रोशन किया था, गांव के हर व्यक्ति का माथा ऊंचा किया था। आसपास के गांव में कोई आईएएस अफसर है? नईम ब्राह्मण ठाकुरों के घर गया और अपने संप्रदाय वालों से मिला। वह अहीर टोली गया, चमर टोली गया, यहाँ तक कि मुखिया और सुखिया भंगिन के घर भी जाना वह ना भूला। जब वह घर लौटा तो बेहद थक गया था, फिर भी वह अपने अंदर ऐसे सुख और संतोष का अनुभव कर रहा था जो दुर्लभ होता है। पर रात में नईम को देर तक नींद नहीं आई। आधी रात बाद वह उठ बैठा। उसके अब्बा, अम्मी और दोनों बहनें गहरी नींद में थे। वह चुपके से उठा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। शरीर पर उसने एक हल्का रैपर डाल लिया था, क्योंकि मौसम में एक हल्की सी खुनकी थी। चारों ओर चटक चांदनी छिटकी थी। जब वह अपने मकान के सामने टहलने लगा तो एक बात से उसे बड़ा अचंभा हुआ, जैसे इस रहस्य का उसे पहली बार पता लगा हो। आज भी वही गांव है, वही बसवारी, वही खजूर के अनगिनत पेड़, इमली का वही झांकड़ बगीचा, वही निबिया पोखरा और उसके पास स्थित वही स्कूल, वही मास्टर साहब और उनका परिवार। बहुत कुछ वही है जो पहले था, पर इतने पर भी एक ऐसा अभाव है जो आज बेहद खल रहा है और जिससे अचानक सब कुछ आज बेहद सूना लग रहा है। उसके सामने निरुपमा का चेहरा उभर आया। लंबा पतला शरीर, छोटी नुकीली नाक, बड़ी बड़ी भावपूर्ण आंखें, विश्वास पैदा करने वाली दृष्टि और वाणी। इसके बाद निरुपमा एकदम छोटी बच्ची बन गई। वह स्वयं एक छोटे बच्चे के रूप में नजर आने लगा, गंदे और फटे कपड़ों में लिपटा हुआ। वह और निरुपमा यानी नीरू प्राइमरी स्कूल में एक ही साथ पढ़ते थे। उसी स्कूल में निरुपमा के पिता रामानुज सिंह भी अध्यापक थे। मास्टर साहब के पास खेती बाड़ी भी थी, जिससे उनकी गृहस्थी की गाड़ी ठीक ठाक चल जाती थी। नईम एक गरीब जुलाहे महजब का लड़का था, जिसका परिवार भयंकर तंगी से गुजर रहा था। नईम एक एक चीज के लिए तरस जाता, पहनने ओढ़ने के लिए ना ढंग का कपड़ा और पढ़ने के लिए ना ढंग की कॉपी किताब। दोपहर को जब स्कूल में आधे घंटे का अवकाश होता था तो बच्चे छत्ती की मधुमक्खियों की तरह भर भर कर बाहर निकल आते और जुम्मन खोमचे वाले को घेर लेते। कोई पेड़ा खा रहा है, कोई आटे की पकौड़ी और कोई लाई की मीठी पट्टी। नईम दूर खड़ा तिरछी दृष्टि से उन लड़कों को हसरत से देखता रहता था। एक बार वहीद मौलवी साहब उस पर बेहद बिगड़ गए थे। उन्होंने लड़कों से नई कॉपी पर खुशखत लिखकर लाने के लिए कहा था, पर नईम को नई कॉपी खरीदने के लिए घर से पैसे नहीं मिले। मौलवी साहब ने एक लड़के को बाहर बेचकर उससे खजूर की छड़ी काटकर लाने के लिए कहा। छड़ी आने पर उन्होंने नईम की उससे जमकर पिटाई की। नईम लहूलुहान हो गया। सारी कक्षा में आतंक भरा सन्नाटा छा गया। वहीद मौलवी साहब मोटे तगड़े थे और वह अक्सर कक्षा में सोते रहते थे, लेकिन साल में एक बार वह बहुत मुस्तैद और कठोर हो जाते जब डिप्टी साहब मुआयने के लिए आते थे। शाम को छुट्टी होने पर लड़के घर वापस लौटने लगे। नईम मुंह लटकाए सबसे अलग जा रहा था। मार खाने के कारण लड़के उसे चिढ़ा रहे थे। जब वह इमली के पेड़ के झांकड़ बगीचे के पास पहुंचा तो पता नहीं किधर से निरुपमा उसके पास आ गई। उसने बस्ते में से लाई पट्टी निकालकर नईम की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो खाओ। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। अरे खाओ ना, मास्टर मौलवी तो सभी को पीटते हैं। नईम ने उसके हाथ से लाई पट्टी लेकर कहा था, मैं अब नहीं पढ़ूंगा। क्यों नहीं पढ़ोगे? ऐसे ही। अरे बताओ ना, नीरू ने पूछा था। कॉपी किताब नहीं होगी तो कैसे पढ़ूंगा? हम गरीब हैं, अब्बा कहते हैं पढ़ाई लिखाई हमारे लिए नहीं है। अरे ऐसी बात नहीं करते, निरुपमा ने बुढ़िया की तरफ से समझाते हुए कहा। पिताजी कहते हैं कि ईश्वरचंद विद्यासागर सड़क पर लगे बिजली के बल्ब की रोशनी में पढ़कर बड़े आदमी बन गए। आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेरी किताबें ले जाकर पढ़ा करो। कॉपी मेरे पास फालतू है, मैं दे दूंगी। नहीं लूंगा मैं कॉपी किताब, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। सहानुभूति के ये शब्द सुनकर नईम रो पड़ा था। इसके बाद वह तेजी से आगे बढ़ गया।
इस रात में भी नईम को वे सब बातें इस तरह याद आ रही थीं जैसे वे कल ही घटी हों। उस दिन से ही नीरू उसके लिए प्रेरणा बनकर आई। दूसरे दिन नईम को एक नई कॉपी और किताबें पढ़ने को दी गई। पता नहीं नईम के मन में यह बात कैसे जमकर बैठ गई थी कि उसी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की तरह वह उसे विद्वान बनना है। वह कक्षा में बहुत मन लगाकर पढ़ता, घर पर भी उसे जब मौका मिलता पढ़ने बैठ जाता। एक दिन उसकी अम्मी ने झुंझलाकर कहा था, क्या बात है रे कि तू हमेशा दफ्तर खोलकर बैठ जाता है? जुलाई का बेटा है कि जज कलेक्टर बनेगा? अब्बा के काम में हाथ नहीं लगाएगा तो खाएगा क्या? हाँ हाँ, कल से इसकी पढ़ाई छुड़ा देता हूँ, अब्बा ने गुस्से में कहा। क्या तेरी कॉपी किताबें मुझे रोटी देगी? रोटी तो करघे से ही मिलेगी। कल से स्कूल छोड़ करघे पर बैठ। नईम का चेहरा उदासी से लटक गया था। उसने सारी बात निरुपमा से जाकर कही थी। कहते कहते उसकी हिचकी बंद गई थी। नीरू भी रोने लगी थी। बाद में नीरू ने सारी बात अपने पिताजी से भी कही। रामानुज सिंह उसी समय महजब के पास गए। उन्होंने कहा, महजब मियाँ, पढ़ाई लिखाई से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। इसकी पढ़ाई का जिम्मा मेरे ऊपर। शाम को इसे मेरे घर भेज दिया करना, मैं इसे पढ़ाऊंगा और जो किताबें लगेंगी मैं दूंगा। कोई नहीं जानता कि कौन लड़का बड़ा होकर क्या बनेगा। हो सकता है तुम्हारा यही लड़का आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बने। माँ बाप का फर्ज है कि वे अपने बच्चों को पढ़ाने में मदद करें। बात तो आप ठीक कह रहे हैं मास्टर साहब, पर हम लोग यह सब क्या जाने। टहलना बंद करके नईम फिर घर में आकर लेट गया, पर नींद अब भी उसे नहीं आई और घटनाएं उसका पीछा करती रहीं।